सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट जो होता है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ को टारगेट करते हुए आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कराने वाला हूं। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है और कफ है, थोड़ी सी खांसी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। बाकी सोल्यूशन में 1% कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी आपको मिलती है। पहला मॉक टेस्ट हमने डाला था जिसको काफी सारा प्यार दिया आप बच्चों ने, और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप इस मॉक टेस्ट को भी बहुत सारा प्यार दें। और आप चाहते हैं कि सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहे, तो आप अपने अप्रिसिएशन में जो भी आपको लगता है, जो भी रिव्यू लगता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखें कि आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट लग कैसा रहा है और किस तरीके की चीजें आपको लग रही हैं, क्या आपका रिव्यू है। और अगर अच्छा रिव्यू है तो मेरे भाई लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का। आ जाइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन आपसे कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वो सेगमेंट बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हुई है सी एंड आई। अब आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत बेहतर तरीके से कि जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो दो अलग अलग लोग हो गए, यानी कि सी भी शामिल है और आई भी हो गया। यानी कि वर्ब आपकी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हैव आपकी प्लूरल एकदम करेक्ट है। दूसरी चीज देखेंगे, जब हम सब्जेक्ट के अंदर दो प्रोनाउन यूज करते हैं, या यूं कहूं कि दो या दो से अधिक प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जो कि ऑर्डर सामान्यतः क्या होता है 2 3 1। यानी कि पहले सेकंड पर्सन यानी कि यू आता है, उसके बाद में थर्ड पर्सन यानी कि ही सी या फिर दे आता है, और फिर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई आता है। मैंने वी नहीं कहा क्योंकि अगर वी आएगा तो वी सबसे पहले आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंस। सेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वी है आपका तो वी का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, आई है तो आपका आई का लास्ट में प्रयोग करते हैं। 2 3 1 तब लगता है जब आई हो। अगर वी हो जाएगा तो वी सबसे पहले यूज किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर पॉजिटिविटी है तो हम 2 3 1 लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं पे कोई सेंस ऐसा है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं, या कुछ नेगेटिव चीज है जहां पे पनिशमेंट मिल रही है, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कोई बोझा उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी की बात हो तो आगे आ जाना चाहिए, तो आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, मुझे आगे आ जाना चाहिए। पनिशमेंट है, कुछ भी है, नेगेटिव है। जब क्रेडिट देने की बात हो तो मुझे पीछे आ जाना चाहिए। तो सामान्यतः आई जब भी पॉजिटिव बातें होंगी, जब न्यूट्रल बातें होंगी तो पीछे रहेगा, जब भी नेगेटिव बातें होंगी या जिम्मेदारी लेने की बात होगी तो आई को आगे रख देंगे। तो ये सीक्वेंस आपको याद रख लेना है। वी हमेशा और हमेशा आगे रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बच्चे 2 3 1 रट्टा मार लेते हैं और वी को भी पीछे लगा देते हैं। सो वैसा नहीं होता है। 2 3 1 में भी आपका आई के साथ चलता है, वी के साथ में आपका 1 2 3 चलता है हमेशा। ठीक है, सो सी एंड आई आपका करेक्ट है। ये भी नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आ गई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हैव प्लस V3 यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आपका आ गया। सी एंड आई हैव कंप्लीटेड, हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। किसका? अब भाई देखो, दो लोगों ने मिलकर काम करा है, इसका मतलब है दोनों का काम होगा। दोनों का काम होगा तो इन दोनों के लिए हमें कॉमन पजेसिव केस लगाना है। अब देखो, कॉमन पजेशन हम लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे आई प्रेजेंट है, तो हम हमेशा वी के हिसाब से कॉमन लगाएंगे। कॉमन पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? वी के हिसाब से। मान लीजिए सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फिर हम यू के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे अगर सी एंड यू होता तो यहाँ पे योर लिखते, सी एंड आई है तो यहाँ पे आवर लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ सी होता और ही होता, दोनों ही थर्ड पर्सन होते, तो फिर दे के हिसाब से जाएगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है तो वी के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन नहीं है सेकंड पर्सन है तो फिर यू के हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन के ही दो लोग हैं तो फिर दे के हिसाब से, यानी कि देयर लगता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब है हर की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? देयर पजेसिव केस, सॉरी आवर पजेसिव केस के रूप में हमें लिखना चाहिए। तो आवर वर्क लिखेंगे, ना कि हर वर्क। सो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? सी पार्ट में। तो सी एंड आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है वर्क, और वर्क एक नाउन है तो उसके आगे आपका पजेसिव केस लगा दिया है आवर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो सेंटेंस है ये है फिल इन द ब्लैंक का द कपल वर्कड हार्ड। सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। द कपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्कड आपकी वर्ब है। सो द कपल वर्कड, हाउ कैसे काम किया। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है हार्डली और एक होता है हार्ड। हार्डली एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, सामान्यतः वर्ब से पहले आता है।
हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, सामान्यतः वर्ब के बाद आता है, पॉजिटिव सेंस देता है हार्ड और नेगेटिव सेंस देता है हार्डली। सो वर्कड हार्ड यानी कि बहुत मेहनत करी। क्यों मेहनत करी, पर्पज क्या था, वाई पर्पज को बताने के लिए 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो टू लिव इन हाउ, मतलब आप एक तो ये कह सकते हैं टू लिव हाउ, कैसे रहना है, तो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके एक एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो इन डैश विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, तो एक बार ब्लैंक को खाली छोड़ते हुए तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक बात है भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए, विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ईच अदर यानी कि एक दूसरा। दो फ्रेज होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर दो के लिए आता है और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आता है, क्योंकि कपल है तो दो लोग हैं, तो ईच अदर आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो कि क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो रिस्पेक्टिंग, किस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे थे मेरे भाई, देयर डिफरेंसेस। भाई उन हर किसी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, मतभेद होते हैं, और हमें जरूरी है कि जब डिफरेंसेस हो किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने के लिए, तो हम एक दूसरे के डिफरेंसेस का, हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। जब हम दो लोग एक साथ रह रहे होते हैं ना जीवन में, सो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है, ओपिनियंस अलग होते हैं। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। और रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। कई बार हम शब्दों का लिटरल सेंस समझते हैं सिर्फ, कि रिस्पेक्ट करने का मतलब तो आदर करना है, जैसे ही वो तुम्हारी बात से असहमत हो आपकी पत्नी या आपका पति, तो जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके डिफरेंस को। नहीं, वैसा नहीं है। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि हमें उनको मतलब अप्रिशिएट करना, समझना चाहिए, बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पे रिस्पेक्ट का मीनिंग कहीं ना कहीं समझना है। और जब, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस हमेशा मतभेद को ही नहीं दिखाता है, डिफरेंसेस चीजों का अलग होना भी हो सकता है। आप किसी और कल्चर से, वो किसी और कल्चर से है, तो आपके बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो मतभेद हो, है ना। सो जो डिफरेंसेस है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। किसके डिफरेंसेस को, कपल क्योंकि दो लोगों के लिए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे देयर हमने लिखा है, ना कि हिज या हर, ठीक है। तो आगे देखेंगे एंड क्या है, वर्ब के, मतलब इससे पहले आईएनजी फॉर्म थी, तो यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। फाइंडिंग क्या, कॉमन ग्राउंड भी उन्होंने ढूंढा। तो जब एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करोगे, कॉमन ग्राउंड निकालोगे, तो आप शांति से जीवन जी पाओगे। शांति के सेंस में भाई देखो, कपल्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ी कहेंगे कि टू लिव इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑफिशियल चीजों के लिए चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे एक पूरा सिस्टम बना होता है, कोई कंपनी है, एक सरकार है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। प्लेजर या खुशी की बात कर रहे हैं, टू लिव इन प्लेजर नहीं होता है, लिव विथ प्लेजर होता है, तो फिर भी चल सकता था, लेकिन इन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। लिव इन काइंडनेस भी आपका कोई फ्रेज नहीं होता है। काइंडनेस, दयालुता से थोड़े ना जीना है। अगर आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, यू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो आप हार्मनी में रह सकते हैं, आप शांति से रह सकते हैं। सो लिव इन हार्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा है, क्वेश्चन बहुत आसान था। एक्सप्लेन ज्यादा करने का कारण वही अगेन कि आपको न सिर्फ उतना पता चले जितना इस क्वेश्चन के अंदर है, बल्कि आप अगर मेरी वीडियो देखने आए हो, इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने आए हो, तो आपको वो भी जानकारी मिले। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम। देखो दो क्लॉजेज हैं, एक आपकी बिफोर कंजंक्शन के साथ में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरी आपकी यहां से मेन क्लॉज है। अब आपको पता होना चाहिए, बिफोर और आफ्टर के साथ में सामान्यतः हम परफेक्ट टेंस एक क्लॉज में लगाते हैं और इंडेफिनिट टेंस दूसरी क्लॉज में लगाते हैं। आफ्टर के बाद में जो क्लॉज आती है, यानी कि आफ्टर वाली क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसमें हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। बिफोर के बाद वाली जो क्लॉज, यानी बिफोर के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, उसमें इंडेफिनिट लगाते हैं। ये तो बात होगी रट्टा मारने की कि बिफोर के साथ इंडेफिनिट टेंस आता है, तो आप ये वाला आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर समझने की बात हो, तो बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम। जैसे ही आप सेंटेंस को देखें, तो ये आपका प्रेजेंट है, ये आपकी टाइमलाइन है। मान लेते हैं कि बिफोर वी एंटर्ड द रूम, इस पॉइंट पर हमने एंट्री की, तो उन्होंने टेलीफोन कब किया था, हमने एंट्री की उससे पहले किया, यानी कि यहां किया। तो ये जो टेलीफोन करने वाली क्रिया है, देखो ये एंटर करने वाली जो क्रिया थी, यहां पे हमने एंटर किया, तो ये अपने आप में क्या है, पास्ट है, इसीलिए हमने इसका क्या लगा दिया, V2 लगा दिया, एंटर्ड कर दिया है। ये वाली जो क्रिया है, ये अपने आप में कौन सी वाली है, टेलीफोन वाली, ठीक है। सो टेलीफोन अगर हमने किया, ध्यान रखेंगे टेलीफोन आपका नाउन भी होता है, टेलीफोन आपका वर्ब भी होता है। फोन भी आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है। आप सिंपल फोन्ड हिम भी कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। सो टेलीफोन आपका यहाँ पे वर्ब के तरीके से यूज हुआ है, तो आप कह सकते हो ये किसकी बात हो गई, पास्ट का भी पास्ट है। सो आप कहोगे पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाने के लिए कौन सा टेंस आता है, पास्ट का परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आपका एकदम करेक्ट है।
लेकिन यहां पे हेड प्लस V3 आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तभी लगाना है जब हम पास्ट ऑफ पास्ट में जाते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हेड प्लस V3 जो कि पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है, यहाँ पे हेड प्लस V3, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, एंटर्ड वाला लगाना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर ऑप्शंस। नो इंप्रूवमेंट क्यों गलत हो गया? सामान्यतः मेन क्लॉज में परफेक्ट टेंस हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी परफेक्ट टेंस हो, तो पास्ट में और फ्यूचर में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। पास्ट या फ्यूचर का जब परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो मेन क्लॉज में सामान्यतः अलग टेंस होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में अलग होता है। दो परफेक्ट टेंस फ्यूचर के और पास्ट के एक साथ सामान्यतः नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हमने इसको वी एंटर कर दिया तो ये प्रेजेंट में आ गया। इधर अगर पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट का यूज करने कोई सेंस नहीं है। वी हैव एंटर्ड कर दिया तो ये भी प्रेजेंट में आ गया, तो ये भी आपका सेंस नहीं बनेगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, व्हेन वी एंटर सम बिल्डिंग, जब हम किसी प्लेस को एंटर करते हैं, किसी बिल्डिंग को एंटर करते हैं, तो एंटर के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। बट जब हम किसी एग्रीमेंट को, किसी क्वारल को, झगड़े वगैरह में एंट्री करते हैं, सो वी एंटर इनटू समथिंग, ठीक है। सो एंटर इनटू भी सही होता है और एंटर समथिंग भी सही होता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बिल्डिंग या प्लेस के लिए एंटर के साथ इनटू नहीं आता है। जब आपका एब्स्ट्रैक्ट सेंस हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई विवाद हो, तो ऐसे केस में इनटू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है? देखो दो, अब आप एक बार जैसे ही सेंटेंस को पूरे को देखते हो तो आपको दिख रहा है कि और आ रखा है। जब हम ईदर और से या नीदर नॉर से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से या फिर सिर्फ और से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो वर्ब जो आपकी आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। पहली चीज आपको ये याद रख लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको ये भी याद रख लेना चाहिए कि हमें एक्चुअल में और की जरूरत होती है या एंड की जरूरत होती है। और हमें ऑल्टरनेटिव देता है, एंड हमारा कनेक्शन देता है, ठीक है। तीसरा इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है, कई बार ईदर के साथ में नॉर लगा देगा या नीदर के साथ में और लगा देगा, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीदर ईदर का कोई सेंस है नहीं, तो यहाँ पे ये पेयर वाला गलत हो नहीं सकता है। चारों ही सेंटेंस में और लगा रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आवर अचीवमेंट जो कि सिंगुलर है, और आवर सेटबैक, सेटबैक भी सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब आपकी ये है। ये वर्ब किसके पास में, ये देखो छोटी सी लाइन से आ गया और ये देखो बड़ी सी लाइन की जरूरत पड़ रही है ना, यानी कि पास वाला सब्जेक्ट हमें देखना है। जस्ट लाइंस तो जस्ट कहने के लिए, पता चले मेरी इसी बात का मीम बना के उड़ा दो कि हाँ छोटी लाइन बड़ी लाइन सिखा रहे हैं ना, वैसा नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे सेटबैक जो कि अपने आप में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के तरीके से मतलब आप कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म आपकी प्लूरल का काम करती है। यहाँ पे सेटबैक के साथ डिपेंड्स है तो ये आपका सही हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे सेटबैक के साथ में डिपेंड है तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे सेटबैक के साथ डिपेंड्स है तो ये सही हो सकता है। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लार्जली है और यहाँ पे लार्ज है। लार्ज आपका एडजेक्टिव होता है, लार्जली आपका एडवर्ब होता है। अब आप खुद से बताइए कि वर्ब के पहले आपको लार्जली की जरूरत है या लार्ज की जरूरत है? आप कहोगे सर वर्ब के पहले एडवर्ब चाहिए होता है, इसीलिए हमें लार्जली लगाना पड़ेगा। आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा बी ऑप्शन। एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं पूरे सेंटेंस को। आर अचीवमेंट और आर सेटबैक, ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं जिसको और से जोड़ा गया है। डिपेंड्स, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई। कैसे, कितना डिपेंड करता है? लार्जली यानी कि बहुत ज्यादा। डिपेंड के साथ में ऑन या अपॉन आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, और किस पे डिपेंड करता है? तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आर डिसीजंस, ठीक है, हमारे डिसीजंस पे। यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि देखो सेटबैक और अचीवमेंट दोनों ऑल्टरनेटिव है, या तो आपको अचीवमेंट मिलेगी या आपको सेटबैक मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलते, इसीलिए एंड का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? और का होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिकमेंड में देखो एम डबल आता है, ये गलत हो जाएगा। सी सिंगल आता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। सो आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी होता है, तो एन डी में एन ई डी नहीं होता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स रिकमेंड करना है, यानी कि किसी को कुछ सजेस्ट करना है, एक तरीके से रिकमेंडेशन जो देते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एवरीबडी कैन फ्लाई विदाउट विंग्स व्हेन दे होल्ड ओवर टू देयर ड्रीम्स। सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं। अगर आंसर आपको मार्क करना है जस्ट, तो देखो आगे ये फिक्स्ड, सॉरी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के आगे टू प्रेपोजिशन दे रखा है। अब आपको ऐसा फ्रेजल वर्ब लगाना है जिसके आगे टू आ सकता है। होल्ड आउट टू समथिंग नहीं होता है, होल्ड ऑन टू समथिंग होता है। होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को पकड़े रहना, जकड़े रहना, टिके रहना, ठीक है। होल्ड अप टू समथिंग भी नहीं होता है, होल्ड इन टू समथिंग भी नहीं होता है। तो आंसर आप इससे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन एक बार आंसर मार्क करना सिर्फ हमारा पॉइंट नहीं, वो आपको मॉक टेस्ट के दौरान भी दिख गया होगा। बढ़िया मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं पंडित, तो आप लोगों को भी वहाँ पे मतलब अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो लगाना चाहिए मॉक टेस्ट आपको जाके हर वीक में, ठीक है। सो एवरीबडी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई आपकी मेन वर्ब है।
एवरीबॉडी और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ में सामान्यतः सिंगुलर वर्ब और आगे सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज किया जाता है और डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। विदाउट प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा विंग्स। यहाँ पे विंग नहीं लिख सकते, विंग्स लिखेंगे क्योंकि सामान्यतः उड़ने के लिए हमें पंखों की जरूरत होती है, विंग्स की जरूरत होती है एक से ज्यादा की। ठीक है, व्हेन आपका कंजंक्शन है, दे आपका सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर अभी आप कह रहे थे सिंगुलर आता है। देखो जनरली ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता है तो एसएससी हमसे कहता है कि ही या सी लगाओ, लेकिन जब हमारा इनफॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, खास करके अमेरिकन इंग्लिश में आजकल ये एक मतलब एक ट्रेंड है जहां पे जेंडर को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो सिंगुलर सेंस में भी दे का यूज कर लेते हैं। सिंगुलर सेंस में दे आ रहा है, दैट डजंट मीन कि दे के साथ में वर्ब सिंगुलर लगाओगे, वर्ब प्लूरल ही लेता है। लेकिन कई बार जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी लिखा है ना, इसकी जगह पे अ पर्सन भी होता तो भी इसके लिए आगे दे यूज कर लेते हैं। अ पर्सन कैन फ्लाई विदाउट विंग्स इफ दे, क्योंकि ही लगाने से ऐसा फील आ रहा है सिर्फ लड़कों के लिए बात है, सी लगाने से ऐसा फील आता है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बात है। तो पर्सन तो कोई भी हो सकता है या एवरीबॉडी में कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जहां पे दे का यूज किया जा सकता है, चाहे वो एवरीबॉडी लिखा हो, एवरीवन लिखा हो या आपका अ पर्सन लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे यूज करना मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सही है। पेपर में अगर आपका एरर का क्वेश्चन आएगा तो दे नहीं भाई, या तो आप ही लगाएंगे या आप सी लगाएंगे, बल्कि में आजकल ऐसा भी लिखा आता है कई बार ही/सी। हालांकि एक बात और नोटिस करेंगे, जैसे अभी तो ये सेम सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, क्योंकि ये तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, टाइम का सेंस दे रही है एक तरीके से, वैन लगा रखा है ना, तो टाइम या कंडीशन का मिक्स सा सेंस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वैन का मीनिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं इफ का है, यदि का सेंस है। ठीक है, अगर का सेंस है, तो यहाँ पे इफ का सेंस है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कंडीशन या टाइम है, इसके अंदर का ही पार्ट है ये। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है वो मेन क्लॉज के अंदर का पार्ट होती है। ठीक है, तो जब हम इस पूरे सेंटेंस को छोड़ देंगे, इस मेन क्लॉज के बाद में एक और नई मेन क्लॉज बनाएंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा बनाए या फिर हम फुल स्टॉप लगा के एक नया सेंटेंस लिखें, तो ऐसे केस में एवरीबॉडी हो गया, इसके लिए हमें प्लूरल प्रोनाउंस का यूज करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे ही सी या ही/सी आएगा और यहाँ पे भी हिज/हर आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी अब देख लेते हैं एक बार कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो दे सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब यानी फ्रेजल वर्ब की जरूरत है आप लोगों को। देखो सबसे पहले होल्ड ओवर समथिंग, होल्ड समथिंग ओवर, इसका मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। यहाँ पे पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं है, वो सेंस खराब है तो उसको हटा देंगे। होल्ड आउट का मतलब होता है टू परसिस्ट, किसी चीज में परसिस्ट करना, लगे रहना। आपको कैसे परसिस्ट करने का ही तो सेंस है बेटा, लेकिन होल्ड आउट टू समथिंग नहीं होता है, सिर्फ होल्ड आउट का मतलब होता है टू परसिस्ट। ठीक है, इफ यू होल्ड आउट डैश आगे कुछ भी लिख सकते हैं। होल्ड आउट मतलब अगर आप परसिस्ट करते हो, तो इसके आगे टू लगा के आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। होल्ड ऑन टू समथिंग तो होता ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में आंसर बता दिया था। होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब है किसी चीज पे जमे रहना, टिके रहना, उस चीज को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को पकड़े रहना एक तरीके से। होल्ड अप का मतलब भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टिके रहने का मतलब ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में भी अगेन टू का प्रयोग नहीं करते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। होल्ड इन बेसिकली अपनी फीलिंग्स को छिपाने के लिए आता है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को विथहेल्ड करने के लिए आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो एक और चीज आपको बताता हूं, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और लगभग हर एक फ्रेजल वर्ब के ना 2-2, 3-3, 4-4 मीनिंग्स होते हैं। तो हो सकता है आपको कहीं पे कोई और मीनिंग भी लिखा दिखाई दे, तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन एक चीज जो वेरी नहीं करेगी वो है कि टू जो है इनमें से सिर्फ और सिर्फ होल्ड ऑन के साथ आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देयर वॉज अ कोलोसल स्टैच्यू। आप देखोगे एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है कलोसल का। कलोसल का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज, बड़ा। तो आप पाओगे स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट, ये नहीं बनेगा। एब्सोल्यूट का मतलब है जिसमें कोई ना रुकावट ना हो, एब्सोल्यूट है, पूरे तरीके से है, कंप्लीट है। ठीक है, तो वो भी नहीं बनेगा आपका। हिडन का मतलब छिपा हुआ भी नहीं बनेगा। जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, जाइगेंटिक। सो ये ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, जाइगेंटिक, ठीक है, मेहमत, बेहमत, ये सब आपके सिनोनिम बनते हैं। अगला आपका जो वर्ड है एंटोनिम पूछा है प्रीडिलेक्शन का। प्रीडिलेक्शन का मतलब आप इसको ट्रिक से भी मैं याद करवाता हूं। प्री यानी पहले से, जिसपे दिल आ रखा हो आपका, यानी कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं, प्रीडिलेक्शन है। इसका एंटोनिम पूछा है तो क्या बन जाएगा? क्या अनक्लियर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टिंजी बनेगा? स्टिंजी कंजूस को बोलते हैं जनरली, ये भी नहीं बनेगा। कामनेस भी बनेगा। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है हेट, नफरत, तो नफरत आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। राधाज हाउस वॉज एडजेसेंट डैश द रिवर। भाई एडजेसेंट के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, एडजेसेंट टू समथिंग, तो आप कह दोगे आसानी से टू आपका करेक्ट आंसर है।
विथ जनरली हम रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए करते हैं या किसी के साथ टुगेदरनेस को दिखाता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि एडजेसेंट है रिवर के, मतलब एडजेसेंट है तो एडजेसेंट के साथ टुगेदरनेस नहीं आएगा, क्योंकि टुगेदरनेस का सेंस तो एडजेसेंट ने खुद ही दे दिया, ठीक है। तो ये आपका नहीं बन सकता है। विथ फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, फ्रॉम तो सोर्स को बताता है और ऑफ आपके संबंध को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। जनरली नाउन के बाद में ऑफ आता है, ना कि नाउन के पहले। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है चैप्टर एंड वर्स। इसका आपको मीनिंग पूछा, ये ईडियम होता है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एकदम डिटेल में और सटीक तरीके से बताना, चैप्टर एंड वर्स। तो आप देखेंगे वेरी क्लोज टुगेदर, नहीं, इसके लिए तो ईडियम होता है हैंड एंड ग्लव, जो क्लोज रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल्स, बिल्कुल सही बात है, एकदम छोटी छोटी, माइन्यूट का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है। आगे टू प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी, किसी की ब्रीफ समरी देना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो जिस्ट बोलते हैं, ब्रीफ समरी के लिए जो वर्ड आता है आपका वो जिस्ट होता है। बिकम पब्लिकली नोन, ये भी नहीं होगा। तो ये तो कम टू लाइट आपका एक इडियम बन जाता है, या आपका एक इडियम बन जाता है कि टू रिवील समथिंग, स्पिल द बीन्स, ठीक है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी आपका इडियम होता है। इसका मतलब भी होता है टू रिवील अ सीक्रेट, है ना। तो ये आपके इनके लिए इडियम बन जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। अगेन देखते हैं एक बार। देखो सेंटेंस की शुरुआत ऑफ से होती है, ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेट्स में से। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टू कैंडिडेट्स। कौन से कैंडिडेट्स? तो हु, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए कायदे से, ठीक है। इसके बाद में आपकी वर्ब आनी चाहिए। वो वाले कैंडिडेट्स जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं किसमें? इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं। प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स नाम से एक चैनल है हमारा, जिसपे हम एक मतलब पैसेज कराते हैं डेली। पैसेज के अंदर आप पाओगे 6, 7, 8, मतलब 5, 6, 4 से लेके 6, 7 तक आपके क्लोज टेस्ट के ब्लैंक्स बना देते हैं उसी पैसेज में, जिससे कि क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। पूरे पैसेज की पार्सिंग करा के दिखाते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें, तो वो सब भी हो जाता है। इसके अलावा मेरे भाई उसमें एक चीज और जो खास रहती है, वो आपके टोन, थीम, टाइटल, ये सारे क्वेश्चंस मेंस की तैयारी को टारगेट करते हुए अभी से। और इसके अलावा जो पैसेज के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो उसमें होते ही होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर जाएंगे और विजिट करेंगे उस चैनल को भी, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे भी मैंने ये बातें कई बार बताई हैं। तो रनिंग यहाँ पे क्या है? आपका पार्टिसिपल है, किसको डिफाइन कर रहा है? कैंडिडेट्स को। कौन से कैंडिडेट्स? जो कि रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका एरर है कहां पे आएगा? रन इन द इलेक्शन। अब देखो ये जो आपका जो करेक्ट फ्रेज होता है ना, वो होता है रन फॉर द इलेक्शन, ठीक है। रन इन द इलेक्शन बहुत इनफॉर्मल वे है, क्योंकि हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम कह देते हैं कि इलेक्शन में लड़ रहे हैं, इलेक्शन में लड़ रहे हैं। दैट डजंट मीन कि इन प्रेपोजिशन लगा दो, मैं का सेंस देके इन नहीं लगाना है। रन फॉर द इलेक्शन आपका हो सकता है, इसके अलावा स्टैंड फॉर द इलेक्शन हो सकता है। रन फॉर द इलेक्शन जनरली अमेरिकन इंग्लिश है, स्टैंड फॉर द इलेक्शन बेसिकली आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। इसके अलावा स्टैंड फॉर हो गया, रन फॉर हो गया। इसके अलावा कंटेस्ट वर्ब आती है आपकी, कंटेस्ट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, कंटेस्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा फाइट आपकी वर्ब आती है। जनरली इन वर्ब्स का यूज किया जाता है इलेक्शंस के लिए, तो हम इसको कह सकते थे द टू कैंडिडेट्स रनिंग फॉर द इलेक्शन, या स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन, या कंटेस्टिंग द इलेक्शन, या फाइटिंग द इलेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आता है। इसके अलावा आगे देखेंगे, अब दो में से एक को चूज करना है, तो दोनों में से पहले वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? द फॉर्मर। ध्यान रखेंगे फॉर्मर एडजेक्टिव होता है। जब हमें एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज करना हो, जब हमें एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से यूज करना हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, अभी टीम की तरफ से एक और सामने से इनपुट आया कि आंसर की कहती है कि नो एरर है, तो अगर आंसर की नो एरर कहती है तो गलत कहती है, ठीक है भाई। सो आंसर की अगर कहती है कि नो एरर है तो गलत कहती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बेशक आंसर की में जो भी दिया गया हो, कोई नहीं, कई बार थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो द फॉर्मर। अब ध्यान देंगे, फॉर्मर वैसे एडजेक्टिव होता है, चाहे फॉर्मर हो चाहे लेटर हो, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। लेटर यानी कि बाद वाला, फॉर्मर यानी कि पहले वाला। और ये वाला जो लेटर होता है ना, बाद वाले वाला, इसमें LATTER होता है, ठीक है, तो वो वाला लेटर। तो इनके साथ में जनरली आर्टिकल द आता है, क्योंकि यहाँ पे इस एडजेक्टिव को हमने किसके रूप में यूज किया? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो हमें नाउन चाहिए, तो एडजेक्टिव से जब हमें नाउन बनाना होता है तो हम द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव आपका बेसिकली क्या बन जाता है? नाउन का काम कर जाता है। यहाँ पे देखेंगे इज वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, इसीलिए आपने देखा होगा द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, नाउन का काम कर जाता है। द रिच मतलब सारे अमीर लोग, नाउन का काम कर जाता है। सो द फॉर्मर का मतलब है पहले वाला,
तो एडजेक्टिव प्लस द बराबर नाउन, समझ जाना इस बात को, ठीक है, आगे तक काम आएगी। इज क्या है आगे देखेंगे। अनडाउटेबली, बिना डाउट के बात कही जा सकती है, वो क्या है, बेटर है। एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि दो में से एक का चयन करने के लिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पे बेटर के पहले आर्टिकल द आना चाहिए था। मैं कहूंगा वो कॉन्सेप्ट फिर से रॉन्ग है। मैंने अभी आपको बताया ना, द फॉर्मर क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैं किसके रूप में यूज करना है, नाउन के रूप में यूज करना है। अगर इसी सेंटेंस को मैं रीस्ट्रक्चर कर देता और इसको इस तरीके से लिखता, द फॉर्मर, ठीक है, या फिर मैं द फॉर्मर ना लिख के ना किसी व्यक्ति का नाम लिख देता हूं, राधिका इज द बेटर, या फिर राधिका इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब यहां पे ना एक बात आप रिलेट करना, अब यहां पे हमें इस बेटर के पहले आर्टिकल द चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई, क्यों चाहिए। जब हम ये ऑफ को ना इस एडजेक्टिव के बाद लिख देते हैं तो ये ऑफ जो इस एडजेक्टिव से क्लोजली रिलेटेड हो जाता है, और यहां पे अब आपको ध्यान होगा कि हमेशा कौन सा वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए, नाउन ऑफ नाउन। ये संबंध होता रहा किस में से बेटर, इन दो में से। तो जब भी इस ऑफ को एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद में प्लेस कर देंगे तो आर्टिकल द आना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑफ जो है स्टार्टिंग में चला जाता है तो आर्टिकल द बिकम्स ऑप्शनल, ये ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल क्या जनरली ड्रॉप ही करते हैं, ठीक है। तो जब ऑफ साथ में लिखा हो तो इसको हम नाउन मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर बनाएगा। दोनों लड़कियों में से एक वो वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये नाउन के तरीके से काम करना चाहिए। और अगेन अभी बताया था आपको कि एडजेक्टिव को नाउन के तरीके से काम करवाना है, सो यू नीड व्हाट, आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव। यहां पे क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव पे एंड कर सकते हैं। क्या इज के बाद में कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव नहीं आ सकते, वेरी मच पॉसिबल, आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, लेकिन इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि इसके जस्ट बाद में ऑफ आ गया है। और ऑफ जो प्रेपोजिशन है इस सेंस में दो में से एक, तो ये तो इस एक को डिफाइन कर रहा है। अगर ये एक है तो ये एक पर्सन है, द बेटर पर्सन ऑफ द टू गर्ल्स कहना चाह रहे हैं, या हम कहना चाह रहे हैं राधिका इज द बेटर गर्ल। यहां पे गर्ल अपने आप पे हिडन है, ये नाउन के तरीके से फंक्शन कर रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अगर ऑफ इमीडिएट बाद होता है तो यहाँ पे द आपका आ रहा होता, अगर बाद में नहीं है तो यहाँ पे बिना द के भी ये करेक्ट है। ज्यादातर किताबों में सिर्फ रट्टा मरवा दिया जाता है कि किताबों में या ज्यादातर क्लासेस में भी इवन कि जब भी दो में से एक को चयन करना हो तो द लगा दीजिए, वैसा है नहीं। क्यों लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मर के साथ में द इसीलिए आया क्योंकि इसको नाउन बनाया गया है, ठीक है। अगर यहीं पे हम देन लगा देते और लेटर लिख देते, ठीक है, तो भी हमें यहाँ पे द लगाना पड़ता। वाई, क्यों द लगाना पड़ता, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, फॉर्मर अगर सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन लेटर से कर रहे हैं ना, तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि फॉर्मर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको नाउन होना चाहिए, तो आर्टिकल द का यहाँ पे यूज होना ही चाहिए, तो द लेटर लिखते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बेटर देन हम लिख पा रहे हैं, बेटर देन हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा। जब देन अगर हमने लगा दिया तो इसका पक्का मतलब है कि वहां पे आर्टिकल की जरूरत आपको नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे देन लिखना तो पॉसिबल है। ऑफ द टू कैंडिडेट्स रनिंग फॉर द इलेक्शन द फॉर्मर इज अनडाउटेबली बेटर देन द लेटर, वेरी मच पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर देन पॉसिबल है तो बेटर के पहले द लगाने की नीड नहीं है। क्या इस वाले में आप देन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्या इस वाले में देन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। नहीं लगा सकते हो देन, इसका मतलब है आर्टिकल द आपका मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। जिस भी तरीके से समझ लेना, लेकिन रट्टा मत मारना मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका बी ऑप्शन है, और काफी सारे बच्चों ने सी लगाया होगा, काफी सारे बच्चों ने नो एरर लगाया होगा, और एज पर द कंफर्मेशन आंसर की में भी नो एरर आंसर दिया गया है, क्योंकि हमारे एक भाई बैठे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया था। देखते हैं एक बार आगे। कॉन्स्पिक्यूअस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। OUS आ रखा है यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है। सो कॉन्स्पिक्यूअस यानी क्लियरली विजिबल। सिनोनिम पूछा, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसको विटाल नहीं वाइटल पढ़ते, ध्यान रखना। इनडिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो एकदम अलग हो, इनडिस्टिंक्ट उसका एंटोनिम आ जाएगा। एविडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि क्लियर हो। कंसाइज का मतलब क्या होता है, जो छोटा हो। नेक्स्ट आगे है, द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, हिडन, सीक्रेटिव मीटिंग्स जो होती हैं उनको क्लैंडस्टाइन बोल देते हैं।
तो इसका क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। सो यूजलेस नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, सीक्रेट तो सिनोनिम है, ओपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम में। क्लैंडस्टाइन को याद कराने के लिए ट्रिक भी बताते हैं हम कि जब आप किसी से मिलने गए थे वीकेंड, ये जो पिछला वीक था वैलेंटाइन वीक, और आप पकड़े गए, पिछले साल की बात कर रहे हैं, और बजरंग दल ने आपको कूट दिया, तो आपने क्या कहा कि अब की बार ऐसे सीक्रेटली मिलेंगे कि कोई पकड़ ना पाए। सो प्लान दिस टाइम सीक्रेटली, क्लैंडस्टाइन प्लान दिस टाइम, क्लैंडस्टाइन प्लान दिस टाइम। तो इस तरीके से एक स्टोरी बना के आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, द कोल्ड वेदर विल डैश क्रॉप्स एंड द डैश विल बी रिड्यूस्ड हार्वेस्ट। देखो अब आपके दो शब्द होते हैं, एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। ये जो अफेक्ट है ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। ये जो इफेक्ट है ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि ये जो इफेक्ट है ये आपकी वर्ब भी हो सकती है, इट कैन बी अ वर्ब, ठीक है। सो एक वर्ब हो सकती है, और जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट, किसी चीज में बदलाव लाना, टू ब्रिंग चेंजेस, ठीक है। टू कॉज टू हैपन, टू ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन, टू ब्रिंग अबाउट, ये सब एक ही बात है, ठीक है। कुछ बदलाव लाना, टू कॉज टू हैपन, कुछ होने के लिए बेसिकली कॉज करना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे वो वाला सेंस तो है नहीं, द कोल्ड वेदर विल डैश द क्रॉप्स, कि कॉज वो मतलब ब्रिंग अबाउट करेगा, कुछ लेके आएगा, नहीं। यहाँ पे मतलब है प्रभावित करने का। तो आप देखोगे द कोल्ड वेदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वेदर आपका नाउन है, कोल्ड एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा और हमेशा V1 चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब हमें चाहिए, वर्ब हमें चाहिए, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। किस चीज को अफेक्ट करेगा, तो क्रॉप्स को। एंड द डैश विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, वैसे भी आर्टिकल द आ रखा है तो उसके साथ में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो इफेक्ट आपका आ जाना चाहिए, यहाँ पे बाद में अफेक्ट है, ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। कोई चीज जो पवित्र है या जो सेक्रेड है उसको बेसिकली वायलेट करना, सैक्रिलेज करना, सैक्रिलेज कहलाता है, ठीक है। तो सैक्रिलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपोस्टेसी क्या होता है, नाउन फॉर्म है किसकी, एपोस्टेट की, जो अपना धर्म या विश्वास त्याग देते हैं, एपोस्टेसी उस चीज को त्यागना कहलाएगा, ठीक है। रिवाइल क्रिटिसाइज करना होता है, रिटेलिएट किसी पे जो पीछे से प्रभाव, मतलब आप किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया, अगर आपने उसको करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर आपने उसको जवाब दिया है तो वो रिटेलिएट करना होता है, ठीक है। आगे एविल ट्विंस, ये आपका इडियम है। एविल ट्विंस का मतलब क्या होता है, आप ही के जैसा कोई व्यक्ति जो बहुत खराब है उसको एविल ट्विन बोल देते हैं, बहुत सिंपल है यार, एविल ट्विन, ठीक है। अ पर्सन हु इज आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू अनदर, नहीं, इसको बोलते हैं डोपलगैंगर, ठीक है। सो डोपलगैंगर वो व्यक्ति होता है जो आपका हमशक्ल है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि खराब हो। अ पर्सन और थिंग दैट इज सिमिलर टू अनदर बट हैज अ नेगेटिव कैरेक्टर, ये वाला सही है, ठीक है। अक्सर करके बॉलीवुड मूवीज में आप देखोगे दो लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जो कि हमशक्ल होते हैं, ठीक है, वही एविल ट्विन कहलाता है। अ पर्सन हु इज मॉरली गुड, बिल्कुल भी नहीं। अ पर्सन हु इज फिजिकली स्ट्रांग, बिल्कुल भी नहीं। नाउ टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सारे ब्लेम से, सारे आरोप से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट करना, पार्डन करना, एक्सकल्पेट करना, एक ही बात है, ठीक है। एक्विट करना, तो ये सब आपके बेसिकली क्या हो गया, फॉरगिव करना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो अपनी होमलैंड के बाहर रह रहा है उसको एक्सपेट्रिएट बोल देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्राडाइट, ये एक अच्छा वर्ड है, और मैं चाहूंगा कि आज आप कमेंट बॉक्स में इस वर्ड का मीनिंग बताया मैं, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आपको बताना है कहां पे, कमेंट बॉक्स में, भाई कमेंट करके बताना है कि एक्स्ट्राडाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी सभी। एक्सोडस क्या होता है, एक्सोडस आपने बार बार सुना होगा, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक्सोडस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका PQRS का क्वेश्चन है। सो अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। प्लेस योर राइट फुट ऑन योर लेफ्ट थाई एंड योर लेफ्ट फुट ऑन योर राइट थाई। कह रहे हैं कि अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पे रखो और लेफ्ट फुट को राइट थाई पे रखो, आलती पालती मारने की बात कर रहे हैं, है ना। एक्सेल जेंटली लीन योर टॉर्सो टू द लेफ्ट साइड, जो आप टॉर्सो होता है ये आपका हेड, हैंड और लेग्स के अलावा जितना भी शरीर का पार्ट होता है इसको मिला के बेसिकली टॉर्सो बोल देते हैं। आर जनरली साइलेंट रहता है, आर इसमें क्या, जब भी आर के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो सामान्यतः आर साइलेंट रहता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस करा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर टॉर्सो पढ़ते हो या टॉसो पढ़ते हो डजंट मैटर, ठीक है। सो किधर करना है आपको, लीन, लीन करने का मतलब है झुकाना है लेफ्ट साइड में, तो पहले आलती पालती मारोगे या पहले झुका दोगे अपने शरीर को, पहले आलती पालती मारोगे, योगासन करने की बात कर रहे हैं। सिट ऑन द फ्लोर, अच्छा पहले सीधा झुक जाओगे या पहले बैठोगे, पहले बैठोगे, ये तो सबसे पहला स्टेप लग रहा है, ठीक है।
इंश्योर दैट बोथ नीज टच द ग्राउंड, नी ग्राउंड को टच करें और जो हील्स है, जो एरिया है वो एब्डोमेन यानी कि यहाँ पे पास में हो। तो पालती मारने के बाद में ही तो इंश्योर करोगे। आप कहोगे सबसे पहले ये काम करना है, बैठ जाना है, फिर आपको आलती पालती मार लेनी है, फिर आपको क्या करना है कि चेक करना है कि भैया घुटने जो है टच करें ग्राउंड को और जो आपकी एरिया है वो यहाँ पर टच हो। इसके अलावा फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट में आपको क्या करना है कि जो एक्सेल करना है, सांस को बाहर निकालना है। इनहेल करने का मतलब होता है सांस लेना, एक्सेल करने का मतलब बाहर निकालना। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका, यानी कि सी के बाद में ए, ये वाला। नेक्स्ट, ही ऑफर्ड मी ऑल द मनी एट हिज कमांड। तो क्या करवाना है, वॉइस चेंज करना है ना। ऑफर्ड है यानी कि V2 है, V2 है तो इसी का आपको क्या निकालना है, वॉज वर प्लस V3 निकाल देना है। तो एम है गलत हो जाएगा, हैड है गलत हो जाएगा, हैव है गलत हो जाएगा। ही सेड टू द डॉक्टर आई हैव अ हेडेक, हैव को किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। तो हैव को हैव छोड़ दिया गलत हो जाएगा, हैव गॉटन कर दिया गलत हो जाएगा, हैड गॉटन कर दिया गलत हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जस्ट सिंपली आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। नाउ क्लोज टेस्ट, ठीक है। लास्ट वाले क्लोज टेस्ट के लिए आप लोगों ने पर्टिकुलरली काफी तारीफ करी थी कमेंट बॉक्स में, तो कोशिश करूंगा कि आज भी वैसे ही पढ़ाऊं। हालांकि थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है आज, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। द कल्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कहां का कल्चर, तो ऑफ राजस्थान। संबंध को बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। सो राजस्थान का कल्चर, सेंटेंस का सब्जेक्ट कल्चर ही है, तो इसके हिसाब से इज आपकी वर्ब आ गई। वो कैसा है, डिफरेंट है, अलग है, तो ये एडजेक्टिव है। इज एम आर के बाद में कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। कितना अलग है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए वेरी एक एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। वेरी डिफरेंट, एक तो बहुत डिफरेंट है, एंड यूनिक, इट इज यूनिक। यूनिक के साथ में जनरली वेरी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यूनिक आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो वेरी सिर्फ आपका डिफरेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। आगे फुल स्टॉप हो गया। कहा गया कि राजस्थान का कल्चर बहुत अलग और यूनिक है। द यूनिक मिक्सचर, तो आप देखोगे मिक्सचर, और कैसा मिक्सचर, जो कि यूनिक है। कहां का मेरे भाई, ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी। जो डाइवर्स टोपोग्राफी आपकी, डाइवर्स का मतलब होता है जो विविध विविध प्रकार की है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंड और किस चीज की बात कर रहे हैं, क्यूरियस लाइफ स्टाइल। क्यूरियस का मतलब होता है जिसको जानने के लिए आपका मन करे। क्यूरियस अगर आप है तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। इज आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। तो आप पाओगे कि देखो जो मिक्सचर है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब आपकी क्या आई है, सिंगुलर आई है। इसके आगे जो भी वर्ड्स हैं, डाइवर्स टोपोग्राफी, कॉमा हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल, ये तीनों ही ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। इज आपकी वर्ब आ गई, और इज के आगे दे रखा है गिव्स। आपको भी सर इज के आगे गिव्स कैसे, तो बीच में हमें कुछ ऐसा लगाना है जो कि इस गिव वर्ब का सब्जेक्ट बने। पहली बात तो हमें गिव वर्ब के सब्जेक्ट की जरूरत है। दूसरी बात, इस इज वर्ब को भी तो कंप्लीट करो, इसको भी तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि नहीं भाई। कॉम्प्लीमेंट होगा तभी तो ये कंप्लीट हो पाएगा पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और आपको इस गिव के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए। डबल काम कौन करता है, तो आप पाओगे देखो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, साथ ही साथ में कंजंक्शन भी चाहिए एक तरीके से, दूसरी क्लॉज आ रही है तो। अब आप पाओगे देखो दैट ऐसा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, गिव के लिए आ तो सकता है, लेकिन बेटा दैट को एंटीसीडेंट चाहिए। क्या एंटीसीडेंट है, नहीं है। इज एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है। विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट चाहिए, नहीं आ सकता। हु को भी एंटीसीडेंट चाहिए, नहीं आ सकता। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती। एंटीसीडेंट दिया गया हो प्लस में दैट दिया गया हो, उसका वही मीनिंग है जो कि व्हाट का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट। सो इज व्हाट, यही वो चीज है जो कि देती है, गिव्स राजस्थानी कल्चर इट्स रिच हेरिटेज। यानी कि कहा गया है कि जो डाइवर्स टोपोग्राफी है, जो हिस्ट्री है, क्यूरियस लाइफ स्टाइल है, इसका जो मिक्सचर है, ये वो है जो कि राजस्थानी कल्चर को इसका रिच हेरिटेज देता है। इसकी जो एक विरासत है वो बेसिकली दे रहा है, रिच हेरिटेज दे रहा है। द रिच कल्चर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, नई क्लॉज शुरू हो गई है। कहां पे है, तो इन प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया राजस्थान। इज विजिबल, तो इज आपकी वर्ब है, विजिबल उसका लिए एडजेक्टिव है। कहां पे विजिबल है, तो इन प्रेपोजिशन है, ईच एंड एवरी डैश ऑफ द स्टेट। ईच एंड एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, सारे आपके सिंगुलर दे रखे हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट आपका क्या है, वर्ब है, ये नहीं आ सकता क्योंकि हमें नाउन की जरूरत है। एक्सपेक्ट आपका वर्ब है, ये नहीं आ सकता क्योंकि हमें ईच एंड एवरी के बाद में नाउन की जरूरत है। एग्जर्प्ट आपका नाउन है और एस्पेक्ट आपका नाउन है। एग्जर्प्ट का मतलब है किसी, मतलब कोई नोटबुक है, कोई कॉपी है, उसी से कुछ निकाला गया जो होता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि नोटबुक से कुछ निकाला गया, नहीं। एस्पेक्ट का मतलब होता है हर एक बेसिकली उसका पहलू। तो जो रिच कल्चर है राजस्थान का, वो विजिबल है हर एक पहलू में। किसके हर एक पहलू में, स्टेट के।
ठीक है, आसानी से कह सकते हो, तो आसानी से आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं, ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्ट बोला जाता है, क और स दोनों का साउंड है ना। द कलरफुल ड्रेसेस, और क्या क्या है उसमें, तो द कलरफुल ड्रेसेस ये भी सब्जेक्ट है, कॉमा द हैवी ज्वेलरी, भारी भारी ज्वेलरी, द पैलेसियल मेंशंस, पैलेसियल का मतलब पैलेस होता है ना, पैलेस यानी महल, सो महल जो है उनकी बात कर रहे हैं, एंड हवेलीज, और जो बहुत बड़ी बड़ी हवेली बनी हुई है, कॉमा द डाइवर्स एंड जॉयस फेस्टिवल्स, जो बहुत बिखरे हुए, डाइवर्स है, वैरायटी है जिनके अंदर, और जॉयस जो खुशी से भरे फेस्टिवल्स है राजस्थान के, एंड फेयर्स यानी बहुत सारे मेले, ऑल ये सभी आर डैश ऑफ द रिच एंड यूनिक कल्चर। ये रिच और यूनिक कल्चर के क्या है, क्या ये फैक्ट्स हैं, तो आप कहोगे ये कोई फैक्ट्स थोड़े ना है। क्या ये सोर्सेज हैं, आप कहोगे सर ये सोर्स ऑफ कल्चर नहीं है, कल्चर का सोर्स नहीं बता रहे हम, कल्चर किस चीज से बना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है एग्जाम्पल्स और एक है सिंबल्स, दोनों ही आपको लगेगा कि यार ये तो रिच कल्चर के एग्जाम्पल्स ही तो हैं, और दूसरा है सिंबल, आपको क्या, ये तो सिंबल्स भी हैं। देखो सिंबल्स में और एग्जाम्पल्स में फर्क है, एक तो सिंबल्स जो है ना एक एम्फेटिक वर्ड है, जब हम बात कर रहे हैं ना किसी कल्चर की, जब हम बात कर रहे हैं ना किसी हेरिटेज की, तो हेरिटेज के अंदर हम एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, उसके हम सिंबल्स की बात करेंगे। ये चीज है जो कि राजस्थान की कलरफुल ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरीज, वहां के फेयर्स, वहां के हवेलीज, वहां के मैंसन्स, ये सब सिंबलाइज करते हैं राजस्थान के रिच कल्चर को, ये सब सिंबलाइज कर रहे हैं, जस्ट उदाहरण नहीं दे रहे हैं। उदाहरण देने का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझाऊं, सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सिंबल्स ऑफ फ्रूट है या एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट है। आप कहोगे सर ये फ्रूट के एग्जाम्पल है, क्योंकि सेब कोई फ्रूट को सिंबलाइज कर रहा है क्या, नहीं है, वो उसका सिंबल नहीं है। लेकिन जो राजस्थान का रिच कल्चर है उसको कौन सी चीजें सिंबलाइज करती हैं, जिसको देखने हम लोग जाते हैं, तो आप कहोगे वहां की कलरफुल ड्रेसेस हो गई, वहां की हैवी हैवी ज्वेलरीज हो गई, मेंशंस हो गए, ये सभी सिंबल्स हैं, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी सिंबलाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाते हैं। सेब कोई रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा है फ्रूट को, नहीं, लेकिन ये चीजें रिप्रेजेंट करती है राजस्थान के रिच कल्चर को। सो रिप्रेजेंटेशन की जहां पे बात आ जाएगी तो सिंबल्स लिखेंगे, ना कि एग्जांपल्स, ठीक है। सो दीज आर, सो ऑल आर डैश, तो ऑल आर सिंबल्स, किस चीज के सिंबल्स है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द रिच एंड यूनिक कल्चर, कहां का, ऑफ राजस्थान। द डल एंड हार्श, द डल एंड हार्श लिविंग कंडीशन, सो डल यानी कि थोड़ी सी बोरिंग, और हार्श लिविंग कंडीशंस यानी कि थोड़ा सा हार्श तो है ही, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी रहती है, पानी की कमी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हार्श लिविंग कंडीशंस है किसकी, तो भाई कंडीशन ऑफ पीपल इन राजस्थान इज मेड अ बिट कलरफुल, इनको एक थोड़ा सा कलरफुल एंड डैश बना दिया जाता है। देखो एंड के पहले एक पॉजिटिव नेचर का एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद में भी पॉजिटिव नेचर का एडजेक्टिव हमें चाहिए। तो बोरिंग तो नेगेटिव है, गलत हो जाएगा, टीडीएस बोरिंग ही होता है, ठीक है। ब्लेंड भी आपका डल होता है, तो आप कहोगे लाइवली एकमात्र एडजेक्टिव है जो कि नेगेटिव नेचर का नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। इनको थोड़ा सा कलरफुल एंड लाइवली बना दिया जाता है, किस चीज से, बाई द मल्टीट्यूड ऑफ फेयर्स, बहुत सारे जो फेयर्स यानी मेले लग रहे हैं, बहुत सारे जो त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स, दैट आर जो कि क्या है, देयर, दैट आर, देखो जैसे कहोगे ना आर है, इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म बेसिकली कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड फॉर्म पैसिव को रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात बताइएगा, फेस्टिवल्स और फेयर्स कुछ मना रहे हैं या इनको मनाया जाता है, आप कहोगे सर इनको मनाया जाता है, मनाया जाता है नहीं कि पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो आईएनजी की जरूरत नहीं है, तो सेलिब्रेटिंग आपका गलत हो गया। इसके बाद में आप देखोगे बीइंग सेलिब्रेट, तो बेटा ये तो बीइंग के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, तो वैसे ही गलत हो गया। बीइंग सेलिब्रेटिंग आईएनजी आ रखा है तो ये भी गलत हो गया। सेलिब्रेटेड आपका करेक्ट आंसर है, जो कि मनाए जाते हैं वहां पे। द ओनली वे पीपल हियर एंजॉय द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ इज बाय सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी ओकेजन एंड इवेंट ऑन अ ग्रांड स्केल। कहा गया है कि जो एकमात्र तरीका है, सो द ओनली वे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पीपल फिर से एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे दैट आपका हिडन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, सो ओनली वे भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और पीपल आपका सब्जेक्ट है। पीपल सब्जेक्ट है तो पीपल कहां पे, लोग, हियर, हियर आपका एडवर्ब है, पीपल का प्लेस बता रहा है यहाँ पे। इंजॉय वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन बन गया, पीपल बन गया, तो आप कहोगे पीपल प्लूरल है तो इंजॉय आपकी प्लूरल वर्ब आ गई। क्या इंजॉय करते हैं, सो द सिंपल प्लेजर्स,
किस चीज के सिंपल प्लेजर्स? तो ऑफ प्रेपोजिशन है लाइफ के। इज आपकी वर्ब है जिसके लिए सब्जेक्ट क्या है? ओनली वे। ठीक है, तो इज आपकी वर्ब है। कैसे करते हैं? तो बाई प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेलिब्रेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो ईच एंड एवरी यानी प्रत्येक ओकेजन एंड इवेंट। ठीक है, और कैसे करते हैं? तो ऑन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है अ ग्रांड स्केल। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। बाकी आप इसी तरीके से बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। प्रमोशन नहीं है, एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को लगता होगा कि सर आप किस तरीके से ये सब चीजें ब्रेक कर पाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ब्रेक कर पाते हैं। अगर आपको भी सीखना है कि किस तरीके से चीजों को ब्रेक किया जाए, तो भाई आपको जस्ट क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, और यूट्यूब पे मैं फ्री आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा। एक सिंगल वीडियो के अंदर आप सीख जाओगे कि किस तरीके से आपको पूरे के पूरे सेंटेंसेस को ब्रेक करना चाहिए। वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक वीडियो ही आपको सिखाने के लिए काफी रहेगी। तो आपको सिंपल सर्च कर लेना है, क्या? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ, और जहां पे भी आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिख दोगे ना, तो वहां पे अपना नाम जरूर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आई है कि मजा आ गया बच्चों को। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिखोगे, ये कंप्लीट आपकी 11 घंटे 35 मिनट 53 सेकंड की वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। ऑलरेडी 8.5 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आप देखना, मजा आ जाएगा। आप किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना सीख जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा भाई, आपको क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ा इशू रहता है लोगों के लिए, तो आपको यूट्यूब पे जाना है। जस्ट आपको क्या सर्च कर लेना है? प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट सर्च कर लेना, या लिंक से चले जाना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट, अगर ये सर्च कर लोगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। ये रीडिंग बूस्टर सीरीज हमने चला रखी है भाई, बहुत अच्छा है। कल आपको 5वीं वीडियो मिलेगी, 4 वीडियो आपको मिल चुकी हैं। आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, इस बात की भाई मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। लगभग 40 मिनट तो आपके जाएंगे, लेकिन इन 40 मिनट में आप वो सीखोगे जो हो सकता है आप 4 महीने पढ़ के भी नहीं सीख पाते। तो आप अगर इसी तरीके से पढ़ते रहना चाहते हैं तो इन चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली पंडित वालों ने भी इस चीज को शेयर किया था कि बहुत अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म से, तो आपको पता ही होगा पहले से ही कि किस तरीके से हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए। बाकी आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।